हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह 9 बजे की लाइव क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से उस प्रकार से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। हमने आपको बताया था कल संस्कृत व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 आपको हमने पढ़ाया था, जिसका नाम था अव्यय। तो जब चैप्टर 3 पढ़ा दिया, आज उसके प्रैक्टिस सेट यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से एक क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर दीजिएगा और देखते हैं कितने लोग कल की क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट उठता है, कुछ क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और डेली सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और सभी 3 चैप्टर्स को देख लीजिएगा। लिंक नीचे दिए गए हैं तीनों चैप्टर्स के। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इदानीम किसका वाचक है? इदानीम पद आपको दिया गया अव्यय पद है, किसका वाचक है? काल, रीति, सर्वनाम या फिर मनोविकार। तो दोस्तों, इदानीम पद का प्रयोग जो किया जाता है काल वाचक क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। सही ऑप्शन इसका आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इदानीम के अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है इस समय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सनह अव्यय कैसा है? सनह अव्यय किस प्रकार के अव्यय पद के अंतर्गत आता है? मोस्टली आपका अव्यय से क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है कि उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का अव्यय पद है, अर्थ नहीं पूछा जाएगा। तो सनह अव्यय पद किस प्रकार का होता है? सनह का अर्थ होता है दोस्तों धीरे, और जब इसका अर्थ धीरे हो गया यानी कि किस प्रकार के स्थान से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। देखिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रकीर्णक के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यथा किसका वाचक है? यथा पद दिया गया है, ये किस प्रकार का अव्यय पद होता है? रीति, स्थान, सर्वनाम या फिर समय। तो दोस्तों, यथा पद आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सही ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अव्यय पद के अंतर्गत सभी प्रकार आपको बहुत अच्छे ढंग से बताए थे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लास क्लियर हो गई होगी और अच्छे से आप लोग आंसर कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, किनके रूप सभी लिंग वचनों और विभक्तियों में एक समान होते हैं? यानी कि लिंग वचन और विभक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कौन सा रूप होता है, कौन सा पद होता है? तो ये आपका अव्यय पद कहलाते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन पर लिंग वचन और विभक्तियों का कोई असर नहीं पड़ता, हमेशा एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो विशेषण किसी काल का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किसी काल का बोध कराने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे समय का बोध हो रहा होगा, काल का बोध हो रहा होगा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आप किसी भी समय का किसी भी रूप में बोध कराया जा रहा है तो वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नूनम त्वम उत्तीर्णम भवत भवम। यहाँ अव्यय पद कौन सा, ये आप लोगों को बताना है। नूनम में नूनम त्वम उत्तीर्णम भवम, यहाँ पर अव्यय पद आपका जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन है। नूनम जो आपका लगा हुआ है ये आपका अव्यय पद होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नूनम पद का अर्थ क्या होता है? नूनम पद का अर्थ आप लोगों को बताना दोस्तों। तो इसका आपका सही ऑप्शन बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नूनम पद का दोस्तों अर्थ होता है, देखिए जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ते रहिए और आंसर करते रहिए, निश्चित ही। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? नूनम का अर्थ हो जाएगा निश्चित ही, और निश्चित ही तुम उत्तीर्ण होगे, ये इस पूरे पद का अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। तथापि अव्ययवाचक है, तथापि किस प्रकार का अव्ययवाचक है? रीति, काल, विस्मय या फिर समुच्चय। तो दोस्तों तथापि पद जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है। और इसमें क्या होता है? समुच्चय में ये दो वाक्यों को, दो पदों को जोड़ने के काम में प्रयोग में लाया जाता है, तथापि पद कहलाता है। आगे दृष्टिया अव्ययवाचक है, किस प्रकार का अव्यय है आपको बताना। दृष्टिया, चलिए जल्दी से बताइए। सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपकी इसी प्रकार की क्लासेस लेकर आते हैं, आपकी पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आपको बताना दृष्टिया पद जो है किस प्रकार के अंतर्गत आएगा। तो इसका आपका 8 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। और दृष्टिया का अर्थ होता है दोस्तों, देखिएगा जल्दी से, दृष्टिया का अर्थ सौभाग्य से होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। धिक अव्यय किसका बोधक है? धिक अव्यय जो होता है ये किसके बोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हमने आपको बताया था ये आपके कुछ अन्य अव्यय, मनोविकार सूचक अव्यय जो होते हैं उनके अंतर्गत आता है। और धिक जो प्रयोग में लाते हैं ये आपका धिक्कार सूचक यानी कि मन के भावों को व्यक्त करने वाला अव्यय बोधक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग आंसर करते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। अरे अव्यय सूचक है, किस प्रकार का अव्यय सूचक है? अवज्ञा
या फिर दया या फिर संबोधन या फिर विस्मय। तो दोस्तों अरे जो पद प्रयोग किया जाता है ये आपका संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवज्ञा आपका मेन संबोधन के लिए अरे का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं आपको अवज्ञा भी दिया रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर संबोधन ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग अवज्ञा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वत अव्यय सूचक किस प्रकार का है? वत अव्यय सूचक 11 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वत अव्यय सूचक जो है इसका प्रयोग दया के लिए या फिर खेद के लिए किया जाता है, यानी कि इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्टली दया या फिर खेद के लिए, और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको याद रखना मनोविकार सूचक अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? चारों ऑप्शंस देखिए। स्थानवाचक यानी कि जहां से आपका स्थान का बोध हो रहा हो, अधुना, अत्र, इव या फिर अतः। तो दोस्तों अत्र का मतलब क्या बताया था हमने? यहाँ बताया था, यानी कि अत्र जो है ये आपका स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। सही ऑप्शन इसका आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला इसके पहले अधुना जो होता है ये अब के लिए प्रयोग किया जाता है, जो समय के अंतर्गत आ जाता है। अगला हुतम अव्यय किसका बोधक है? हुतम अव्यय बताना दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। हुतम अव्ययवाचक, याद रखिएगा दोस्तों। इसका अर्थ अभी पता नहीं लग रहा, जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अधा अव्यय किसका बोधक होता है? अधा अव्यय, चलिए बताइए जल्दी से। काल, स्थान, प्रश्न या फिर रीत। तो दोस्तों अधा अव्यय जो होता है ये आपका प्रयोग में लाया जाता है बी नंबर ऑप्शन स्थानवाचक के रूप में, और अधा का अर्थ होता है नीचे। ठीक है, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थानवाचक, और इसका प्रयोग करते हैं नीचे पद के लिए, नीचे के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से देखते रहिएगा, बहुत कम समय में आज के क्वेश्चंस आपके लिए सभी कवर किए जा रहे हैं। संस्कृत में जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिन रूपों में, जिन शब्दों के कोई भी रूप हो, कोई भी व्यक्ति, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय पद कहा जाता है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है। 16 में थोड़ी गलती है, वो हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। अव्यय पदम नास्ति, अव्यय पद कौन सा नहीं है? लिखित्वा, विलिख्य, पातुम या फिर पीतम। तो दोस्तों देखिए, अव्यय पद के रूप में हम प्रत्यय को भी प्रयोग करते हैं। प्रकीर्णक के अंतर्गत हमने आपको बताया था कुछ अव्यय पद ऐसे होते हैं जिनको, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिन्हें हम अव्यय के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका लिखित्वा, विलिख्य और पातुम ये अव्यय पद के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पूछा क्या गया? नास्ति, नास्ति यानी कि कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका पीतुम जो पद दिया गया है ये अव्यय पद के अंतर्गत नहीं आएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, समीपार्थ का अव्यय अस्ति। समीप के लिए कौन सा अव्यय प्रयोग किया जाएगा? समीप के अर्थ में, यानी कि समीप का मतलब क्या होता है? पास के अर्थ में। बताइए जल्दी से, 18 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए जल्दी से। तो इसका आपका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। उभो पद जो है ये समीप के अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, मौन उच्चारणेन अव्ययो अस्ति। मौन उच्चारण के लिए इनमें से कौन सा अव्यय प्रयोग किया जाएगा? उपांशु, तूष्णीम, सनह या फिर आसु। तो दोस्तों मौन उच्चारण के लिए जो अव्यय प्रयोग में लाया जाता है वो आपका तूष्णीम अव्यय है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निरंतर अर्थम प्रकटति, यानी कि निरंतर के अर्थ कौन इनमें से प्रकट कर रहा है? निरंतर के लिए कौन सा अव्यय पद प्रयोग में लाया जाएगा? अजस्त्रम, अनीसनम, अनीसम, सतमकम या फिर सांप्रत्यम। तो इसका आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अजस्त्रम पद जो दिया गया निरंतर अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखिएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल 9 बजे फिर से आपको मिलेगा संस्कृत का अगला चैप्टर, उसको भी अच्छे से देखिएगा। देखते हैं, रात्रिवाचक अव्यय वर्तते। रात्रिवाचक अव्यय कौन सा है? नक्तम, ऊषा, दोसा या फिर सर्वे। तो दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको दूर कर दें, नक्तम और दोसा ये दोनों तो प्रयोग किए जाते हैं। ऊषा आपका भोर काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका ये सर्वे वाला ऑप्शन सभी जो दिया गया ये बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि नक्तम और
और दोसा ये दोनों रात्रिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये भोर यानी कि वो सुबह जब अंधेरा रहता है तभी की बात हो रही है, तो ये भी आपका इसी वाचक अव्यय के रूप में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न समूहे अव्यय पदम नास्ति, इनमें से कौन सा समूह अव्यय पद नहीं है? अंतरा, अंतरेण, समया, निकषा, दोसा, नक्तम या फिर दिनम, दिवसम। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा अव्यय पद नहीं है। तो इसमें देखिए अंतरा, अंतरेण, समया, निकषा, दोसा, नक्तम, ये तीनों अव्यय पद के रूप में समूह दिए गए, लेकिन डी नंबर ऑप्शन जो आपका दिया गया दिनम और दिवसा है, ये आपका अव्यय पद के रूप में नहीं आएगा। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिया योगा भावे प्रादिकथ्यते, तो क्रिया योग के भाव में कौन सा कथन सही हो जाएगा? इनके भाव में कौन सा अव्यय, निपात, उपसर्ग या फिर अव्यय निपातस्य? हमने आपको बताया था निपात भी एक प्रकार के अव्यय ही होते हैं, अव्यय के रूप में ही इनका भी प्रयोग किया जाता है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। क्रिया योगा भाव में आपका उपसर्ग नहीं आता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। अगर क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा, और शाम को 9 बजे की क्लास में भी सभी लोग जरूर जुड़ते रहिएगा। चंद्रशेखरा, अपुत्रम, अपुत्रः, केसा, केस या फिर उन्नसः, तो इनमें से कौन सा अव्यय पद के रूप में प्रयोग किया जाएगा? कुछ समास होते हैं वे भी आपके अव्यय पद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका आपका सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है, केसा, केसी जो दिया गया है ये अव्यय पद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा, अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, तो इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है? सार्तुम, आमम, कस्मिन या फिर विलिख्या? चलिए बताइए जल्दी से। तो दोस्तों कस्मिन जो आपका पद दिया गया है ये अव्यय पद के रूप में नहीं होगा, बाकी आपके तीनों अव्यय पद के रूप में आ जाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, उम्मीद करते हैं आपको क्लास बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बहुत कम समय में सभी क्वेश्चंस करा दिए। कल फिर से आपको डेली सुबह 9 बजे अब संस्कृत की ही क्लास मिलेगी, और आज शाम को 9 बजे की क्लास से जुड़िएगा। डेली आपके लिए क्लास ले आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।